मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम साइटोलॉजी में परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता पर चर्चा करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के भीतर से बाहर की ओर तथा बाहर से भीतर की ओर पदार्थों के प्रवाह का नियमन करती है यानी रेगुलेशन करती है। यह एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होने के कारण इसमें से कुछ पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये फ्रीली गुजर सकते हैं, जबकि कई अन्य पदार्थ जैसे कि सोडियम आयन, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स या तो बहुत मुश्किल से गुजरते हैं या नहीं गुजरते हैं। कम अणुभार वाले पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली में से सरलतापूर्वक गुजर सकते हैं, जबकि अधिक अणुभार वाले पदार्थ हैं वो आसानी से गुजर नहीं सकते। प्लाज्मा झिल्ली एक अति सूक्ष्म छिद्रों वाली झिल्ली होने के कारण इसमें से विभिन्न प्रकार के जो अणु हैं वो गुजर सकते हैं या पारित होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता पोटेशियम आयन की सांद्रता के अनुरूप समय समय पर बदलती रहती है और प्लाज्मा झिल्ली में ऑस्मोसिस, फैगोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि डिफ्यूजन द्वारा पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ऑस्मोसिस, इसमें जल के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। भिन्न सांद्रता वाले दो घोलों को एक महीन झिल्ली द्वारा पृथक करने पर पानी सदैव कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर बहने लगता है। कोशिका का कोशिका द्रव सदैव ही बाह्य पर्यावरण की अपेक्षा अधिक सांद्रित होता है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में स्थित पदार्थों को बाहर नहीं आने देती। इस कारण पानी के अणु जल के अधिक सांद्रित घोल की ओर विसरित होने लगते हैं। जल के अणुओं द्वारा ये जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया है इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थों की पारगम्यता उसकी वसा में सॉल्युबिलिटी के प्रत्यक्ष अनुपात यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यह भी देखा गया है कि अधिक हाई लिपिड सॉल्यूबल जो पदार्थ होते हैं वो लो लिपिड सॉल्यूबल की अपेक्षा झिल्ली द्वारा आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जल का बाहरी वातावरण से कोशिका में प्रवेश एंडोस्मोसिस कहलाता है। इसके फलस्वरूप कोशिका फूलती है। इसके विपरीत जल का कोशिका से बाहर निकलना ये एक्सोस्मोसिस कहलाता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका सिकुड़ती है। प्लाज्मा झिल्ली के पार जल को ऐसी गति मुख्यतः एक्स्ट्रासेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड्स हैं उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर की भिन्नता पर निर्भर करती है। सांद्रता के आधार पर तरल माध्यम निम्न प्रकार के हो सकते हैं: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस में जब हम सेल्स को रखते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया और डिफ्यूजन जल के अणुओं का किस प्रकार होता है उसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम किसी भी कोशिका को रखते हैं तो क्योंकि कोशिका के अंदर और बाहर का जो सांद्रता है वो सॉल्यूट्स की जो उसमें अणु और आयन है उनकी सांद्रता क्योंकि एक समान होती है, तो जो जल के अणु हैं उनका प्रवाह क्योंकि दोनों तरफ होता है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि डिफ्यूजन दोनों तरफ होने वाली प्रक्रिया होती है। क्योंकि बराबर इक्वली मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या डिफ्यूजन हो रहा है, उसके कारण से कोशिका की शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जो सॉल्यूट्स हैं उनका कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं और कोशिका बहुत फूल जाती है और फिर अंततः वो फट जाती है।
रप्चर हो जाती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्योंकि कोशिका के अंदर जो साल्ट का या कहें कि जो सॉल्यूट्स हैं उनका कंसंट्रेशन क्योंकि लो होता है और बाहर ज़्यादा होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कोशिका से बाहर की ओर होने लगता है और जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोशिका है वो श्रिंक हो जाती है। तो इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का परिवर्तन हमें नज़र आता है जब हम अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस में, अलग अलग सांद्रता के कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस में कोशिका को रखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम लैब में आरबीसीज के साथ प्रैक्टिकली खुद करते हैं और तब हमें ये जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नज़र आती हैं। आरबीसीज में जो साल्ट कंसंट्रेशन होता है सेल के अंदर वो 0.9% होता है। 0.9% से कम NaCl सोल्यूशन में जब कोशिकाओं को रखा जाता है, 0.9% जैसा हमने कहा है कि आरबीसीज के अंदर का साल्ट कंसंट्रेशन है, तो इससे अगर 0.4% या 0.5% में आप सेल को रखोगे NaCl के सोल्यूशन में, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाता है। क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स कोशिका के अंदर मूव करेंगे। जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, जब हमारा कंसंट्रेशन 0.5 से 0.4% के आसपास है, और अंततः क्या होगा, जो कोशिका है वो बर्स्ट हो जाएगी, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगा। जब हम इसे 1.5% के आसपास साल्ट कंसंट्रेशन यानी NaCl के सोल्यूशन में रखेंगे कोशिका को, जिसका अंदर 0.9% साल्ट सोल्यूशन है, तो ऐसी स्थिति में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर मूव करते हैं और जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकली हम लैब्स में देखते हैं। जीवित कोशिकाओं के परासरणीय गुण को प्रमाणित करने के लिए लाल रुधिर कोशिकाओं का प्रयोग किया जा सकता है। स्तनधारियों की लाल रुधिर कोशिकाओं में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट और घुलित हीमोग्लोबिन एवं अन्य पदार्थ उपस्थित रहते हैं। इन कोशिकाओं की प्लेज्मा झिल्ली जल के लिए परमिएबल होती है, परंतु लवणों के लिए यानी साल्ट्स के लिए इम्परमिएबल होती है। देन सेकेंड, फैगोसाइटोसिस। ये वह क्रिया है जिसकी सहायता से कोशिका झिल्ली द्वारा बड़े परिमाण के ठोस पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। यह क्रिया प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ जंतुओं की कुछ विशेष कोशिकाओं में देखी जा सकती है। प्रोटोजोआ जंतुओं जैसे अमीबा में यह पोषण यानी न्यूट्रिशन का साधन है, किंतु मेटाजोअन प्राणियों में यह प्रोटेक्शन का साधन है, क्योंकि इन प्राणियों की विशिष्टीकृत यानी स्पेशलाइज्ड कोशिकाओं में जैसे बैक्टीरिया, वायरस और जो सेल्यूलर डेब्रीज हैं और जितने भी कोलाइडल सब्सटेंसेस हैं, उन बाह्य पदार्थों को जब ये ग्रहण करती है तो इनके WBCs के द्वारा उन्हें फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा ग्रहण करके समाप्त कर दिया जाता है। अमीबा एवं ल्यूकोसाइट्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं बड़े कणों या बैक्टीरिया को उनके चारों ओर सूडोपोडिया फैलाकर उन्हें एनगल्फ कर लेती हैं, अभिग्रहित कर लेती हैं, और इसमें सर्वप्रथम बड़े कण कोशिका द्रव्य के एक्टोप्लाज्म स्तर की सतह से आसंजित होते हैं यानी अटैच हो जाते हैं, और फिर ये इन्वेजिनेशंस के द्वारा वेसाइकल्स और जो वैक्यूल्स बनते हैं उनके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और इस प्रकार जो वेसाइकल्स फॉर्म होते हैं इनको हम कहते हैं फैगोसोम्स। फैगोसोम्स में जब लाइसोसोम अटैच हो जाते हैं तो हम उनको सेकेंडरी लाइसोसोम्स भी बोलते हैं, और लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो फैगोसोम्स में जो भी सब्सटेंस है उसको डाइजेस्ट करता है और फिर ये जो झिल्ली है उससे बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी कि एजेशन कर दिया जाता है, इसका बहिक्षेपण कर दिया जाता है।
बाह्य पदार्थों की भौतिक एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर फैगोसाइटोसिस को दो विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, एक कोलाइडोपैक्सी और दूसरा क्रोमोपैक्सी। कोलाइडोपैक्सी उस प्रकार के वेसाइकल्स होते हैं जिनमें झिल्ली छोटे कोलाइडल जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को उन्हें अंतर्ग्रहण करती है, और यह क्रिया ल्यूकोसाइट्स जैसे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज सेल्स में देखने को मिलती है। क्रोमोपैक्सी में क्रोमेजन पार्टिकल्स को झिल्ली के द्वारा अंतर्ग्रहित किया जाता है यानी एनगल्फ किया जाता है, और ये जो क्रिया है वो हमें मीरोब्लास्टिक सेल्स में देखने को मिलती है। पिनोसाइटोसिस, अगर कोशिका के द्वारा जो अंतर्ग्रहण किया जाने वाला या एनगल्फ किया जाने वाला पदार्थ सॉलिड होता है तो हम उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और अगर ये ग्रहण किए जाने वाला पदार्थ या निगलने वाला पदार्थ लिक्विड होता है तो हम इसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो कोशिका द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से बड़े परिमाण के तरल पदार्थों को अगर अंतर्ग्रहित करने किया जाए तो इस क्रिया को हम कोशिका पायन या पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इस विधि को सर्वप्रथम एडवर्ड ने अमीबा में तथा लेविस ने 1931 में दूसरे सेल्स में देखा। इस क्रिया में संवर्धित सेल्स में देखा। इस क्रिया में प्लाज्मा झिल्ली सूक्ष्म धानियों यानी माइक्रोवैक्यूल्स और इन्वेजिनेशंस फॉर्म करती है। ये धानियाँ अथवा अंतर्वेशंस यानी माइक्रोवैक्यूल्स और इन्वेजिनेशंस बाह्य माध्यम से तरल पदार्थों को ग्रहण करने के पश्चात कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरने लगते हैं। इन्हें पिनोसोम्स या पिनेकोसोम्स कहते हैं। हम यहाँ पर ये प्रोसेस आसानी से देख रहे हैं कि जो लिक्विड फूड सब्सटेंस है या कोई भी पदार्थ है वो यहाँ इसके द्वारा इन्वेजिनेशन के पश्चात जो ये माइक्रो वैक्यूल फॉर्म हो रहा है इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जा रहा है, और इसके पश्चात ये कोशिका से पचाने के पश्चात इस पदार्थ से जो भी पदार्थ हमें लेना है वो लेने के बाद इसको साइटोप्लाज्मा उससे दूसरे तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया जा रहा है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर फैगोसाइटोसिस में देखा है कि जो सॉलिड पदार्थ हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये इन्हें कोशिका के द्वारा इसी तरह के इन्वेजिनेशन में जो वैक्यूल फॉर्म होते हैं उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। उसके बाद में लाइसोसोम के एंजाइम्स साइटोप्लाज्म से इसमें एंटर करते हैं। जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं बॉडी के लिए उनको डाइजेस्ट किया जाता है, वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं साइटोप्लाज्म में, और फिर जो अपचित भाग या अनडाइजेस्ट पार्ट बचता है उसको कोशिका से बाहर फेंक दिया जाता है। पाचन के पश्चात ये पदार्थ कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। पिनोसोम्स दो प्रकार के हो सकते हैं, माइक्रोपिनोसाइटोसिस और रोफियोसाइटोसिस तथा साइटोएम्फिस या पोडोसाइटोसिस। माइक्रोपिनोसाइटोसिस में या फिर हम कहें रोफियोसाइटोसिस में 650 यानी 650 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के वेसाइकल्स यानी पिनोसोम्स फॉर्म होते हैं, और इनके द्वारा जो भी पदार्थ हैं, जो भी लिक्विड है उसको ग्रहण किया जाता है। कोशिका के अंदर जो इनर फोल्डिंग्स उसके बनते हैं, इन्वेजिनेशंस उनके बनते हैं उनके द्वारा। माइक्रोसाइटोसिस की क्रिया को हम इंटरस्टिशियल सेल्स में, स्वान सेल्स में और जो नर्व सेल्स हैं उनमें देखते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेज सेल्स में और मसल सेल्स में देख सकते हैं। इस प्रकार की क्रिया में जो भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर उसको अंदर जो इन्वेजिनेशंस बनते हैं सेल के उनको ग्रहण कर लिया जाता है। पिनोसोम्स फॉर्म होते हैं और फिर डाइजेशन के बाद बॉडी से
बाहर निकल दिया जाता है, जो भी आवश्यक पदार्थ है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस हम देख रहे हैं पोडोसाइटोसिस में जो वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ से जो पदार्थ है वो एंटर करता है और पूरे साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए उसी सेल के झिल्ली के दूसरे तरफ से वो बाहर निकल जाता है। और इस तरह की जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर उपकलीय कोशिकाओं में यानी एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उसमें नज़र आती है। जब झिल्ली में एक ही सेल के झिल्ली में एक तरफ से किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ को एंट्रेंस मिलती है और वो दूसरी तरफ से इनर साइड में सेल में जो भी इनर टिश्यू उसमें एंटर कर जाता है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सेल में दोनों ही प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट्स है जो अभी हमने बात करी ऑस्मोसिस और फैगोसाइटोसिस, पेनोसाइटोसिस, इसके अलावा डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। लेकिन जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करना होता है तो उसमें क्योंकि ऊर्जा खर्च होती है, एटीपी खर्च करनी पड़ती है सेल को, तो हम उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन। यह प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होने वाले पदार्थों की वह गति है जिसे संपन्न करने में कोशिका को कार्य करना पड़ता है। इस विधि में अणुओं या आयनों की गति कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है, अर्थात कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणु और आयन मूव करते हैं। अतः सक्रिय अभिगमन में अणुओं तथा आयनों की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे ये फोर्स ऑफ डिफ्यूजन को नष्ट कर सकें। स्टीन ने 1960 में बताया कि विद्युत रासायनिक प्रवणता यानी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होने वाली आयनों तथा अणुओं की गति को एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय अभिगमन कहते हैं। इस गमन हेतु आवश्यक ऊर्जा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से उत्पन्न एटीपी द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें कोशिका के सेल्यूलर रेस्पिरेशन से उसका सीधा संबंध होता है। अणुओं के सक्रिय अभिगमन की क्रिया किडनी, इंटेस्टाइन और नर्व सेल्स में आसानी से देखी जा सकती है। इंटेस्टाइन से पचे हुए खाद्य पदार्थों का जो एब्जॉर्प्शन होता है तथा जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनका सिक्रीशन तथा प्लाज्मा झिल्ली के पार आयनों का ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के उदाहरण हैं। गीज ने इस क्रिया को मेटाबॉलिकली लिंक्ड ट्रांसपोर्ट माना। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय अभिगमन द्वारा जो आयंस का मूवमेंट होता है उसे हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कोशिकाओं में आसानी से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। यदि किडनी की नलिकाओं के सूक्ष्म टुकड़ों को फिनोल रेड के तनु विलयन में रखा जाए यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन फिनोल रेड का उसमें रखा जाए तो नलिकाओं की कोशिकाएं अपनी जो सेंटर वैक्यूल है उसमें जो मुद्रा यानी सेंट्रल ल्यूमेन में जो फिनोल रेड स्टेन है उसे एकत्रित कर लेती है। ये स्टेन नलिका की कोशिकाओं में उच्च मात्रा में संग्रह कर लिया जाता है यानी एकत्रित कर लिया जाता है और ये जो मूवमेंट है फिनोल रेड का ये सांद्रता प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट किया जाता है। यदि इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम बर्फ़ पर रख दें तो थोड़ी देर बाद ये जो फिनोल रेड का मूवमेंट ट्यूब्यूल्स की ल्यूमन के सेंट्रल ल्यूमन की तरफ हो रहा होता है वो बंद हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जैसे ही हम बर्फ़ के ऊपर ट्यूब्यूल्स को रखते हैं तो
जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है सेल्स का वो बंद हो जाता है, एटीपी मिलना बंद हो जाता है। और इसके कारण से, क्योंकि जो फिनोल रेड है उसका एंट्रेंस ल्यूमेन के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण हो रहा था और उसमें ऊर्जा की ज़रूरत थी, एटीपी एनर्जी की ज़रूरत थी, वो नहीं मिलने के कारण यहाँ पर जो सेंट्रल ल्यूमेन की ओर होने वाला मूवमेंट है फिनोल रेड का वो बंद हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि सेल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है तथा उसमें ऊर्जा यानी एटीपी की ज़रूरत होती है। ये एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ देख सकते हैं कि ये यूरिनिफेरस ट्यूबल्स हैं और ये इनका ल्यूमन सेंट्रल ल्यूमन है। फिनोल रेड के सोल्यूशन में जब इनको रखा जा रहा है तो ये इसका मूवमेंट सेल के अंदर की तरफ होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सक्रिय अभिगमन की सही क्रियाविधि का अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं है, तथापि इसे स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मत समय समय पर दिए गए हैं। इनमें से 3 मत हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, प्रोटीन मॉलिक्यूलर थ्योरी, सेकंड कैरियर हाइपोथेसिस एंड थर्ड गीज प्रिंसिपल। देन फर्स्ट, प्रोटीन मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसे सर्वप्रथम गोल्डेकर ने 1925 में प्रस्तुत किया। इसके अनुसार कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स सक्रिय अभिगमन में यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, जो इस क्रिया के समय प्लाज्मा झिल्ली में संयुक्त हो जाते हैं। इनके अनुसार प्रोटीन अणु के अनकॉइलिंग से इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स टूटते हैं, जिससे बाहरी आयन और अणुओं के अवशोषण में यानी उनके एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। प्रोटीन के अणु अगेन रिकॉइल्ड होते हैं और उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके कारण बंध जो अपनी प्रॉपर जो उनका स्टेज था उसमें आ जाते हैं और जो भी मॉलिक्यूल्स या आयन जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाना है सेल के अंदर, जिन्हें वहाँ से अनकॉइलिंग द्वारा ले लिया गया था बॉन्डिंग के द्वारा, वो बॉन्डिंग टूटने के बाद में साइटोप्लाज्म में फ्री कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन अणु एंजाइम की तरह भी कार्य करते हैं। ये उच्च ऊर्जायुक्त फॉस्फेट यौगिकों से ऊर्जा निकालते हैं, जो सक्रिय अभिगमन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी होती है। देन कैरियर हाइपोथेसिस। इसे एंडरसन और यूसिंग ने 1960 में और उसी स्टीन ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली पर कुछ एंजाइम कैरियर्स रिडक्शन यानी रिड्यूस अवस्था में आयनों का ट्रांसपोर्ट करते हैं और जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद, तो ये उन मॉलिक्यूल्स को जो ट्रांसपोर्ट किए गए उन्हें फ्री कर देते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन लिंक्ड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। लुंडगैड ने 1954 में बताया कि जो रेस्पिरेटरी चेन है उसमें साइटोक्रोम में उपस्थित लोह यानी आयरन इन साइटोक्रोम मुख्य पंक्ति पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन के विभव में होने वाली कमी से ऊर्जा प्राप्त होती है। देन गीज प्रिंसिपल। गीज ने 1971 में सक्रिय अभिगमन हेतु एक सामान्य क्रियाविधि प्रस्तुत की। इनके अनुसार यदि कोई पदार्थ अणु ए कोशिका द्रव्य द्वारा गुहा में स्थानांतरित किया जाए तो सर्वप्रथम यह एक पदार्थ से बी से युग्मित हो जाता है ऊर्जा की उपस्थिति में और कोशिका की बाहरी सतह पर एक ए बी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। पदार्थ बी उपापचयी क्रियाओं से लगातार कोशिका में उत्पन्न होता रहता है और ई एंजाइम उपरोक्त क्रिया को उत्तेजित करता है यानी उसके लिए आवश्यक होता है। इसके पश्चात जो ए बी कॉम्प्लेक्स बनता है वो एक दूसरे एंजाइम E1 के संपर्क में आता है। E1 के संपर्क में आता है और इसके पश्चात ए बी सम्मिश्र जो है ए बी कॉम्प्लेक्स जो बना था वो टूट जाता है, विघटित हो जाता है और
फिर ये बी है वो साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाता है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये ए सब्सटेंस है जो ग्रहण किया जाना है कोशिका के द्वारा, और बी जो हमेशा साइटोप्लाज्म में अवेलेबल रहता है वो एक एंजाइम, पहले ये कॉम्प्लेक्स बनता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में जो एंजाइम ई है, और उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और जो दूसरा एंजाइम यहाँ पर है E2, यहाँ हमने ई को E1 नाम दिया है, और अगेन आई एम रिपीटिंग, ये देखो ये ए सब्सटेंस है जो कोशिका के अंदर लिया जाना है, बी जो कॉम्प्लेक्स है वो साइटोप्लाज्म में, बी जो भी सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म में लगातार अवेलेबल है, फॉर्म हो रहा है, और एंजाइम E1 की प्रेजेंस में जिसे हमने ई नाम दिया था, यहाँ उसने E1 हम उसे समझेंगे, E1 की प्रेजेंस में ये ए बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। फिर ये ए बी कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है और दूसरे एंजाइम E2 की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है ए और बी में अलग अलग। ए को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अंदर और बी फ्री हो जाता है मेटाबॉलिक मील में, अगेन बी के साथ कंबाइन होने के लिए, बी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इस सारी प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि दो एंजाइम्स की हमें ज़रूरत होती है, E1 और E2। इसके अलावा ATP एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो सारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट किया जाना है। उपयुक्त क्रियाविधि में जो ट्रांसपोर्टेंट है वो प्लाज्मा झिल्ली के रासायनिक सम्मिश्र कुछ वाहकों द्वारा यानी कैरियर्स के द्वारा अंदर कोशिका द्रव्य में ग्रहण कर लिया जाता है। इसके पश्चात परिवाहक कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिया जाता है तथा वाहक स्वतंत्र हो जाता है। इस संपूर्ण क्रिया में गमन हेतु आवश्यक ऊर्जा ATP से प्राप्त होती है और वाहक के साथ उपापचयी परिवर्तन होते हैं। कैरियर को ट्रांसलोकेस तथा परिवाहक को ट्रांसपोर्टेंट को हम परमीएस कहते हैं। फॉस्फेटेज एंजाइम झिल्ली के द्वारा फॉस्फेट आयनों के अवशोषण में मदद करता है। सक्रिय अभिगमन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सजीव प्राणियों में एक निश्चित सांद्रता और एक निश्चित ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने में सहायता करता है। देन पैसिव ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार की क्रिया में विभिन्न पदार्थों के कण या अणु सरल विसरण की सहायता से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के पार पदार्थों के गति की यह क्रियाविधि केवल भौतिक कारकों पर ही निर्भर करती है। इस क्रिया में ऊर्जा का व्यय नहीं होता और प्लाज्मा झिल्ली पर 7 से 50 एंगस्ट्रॉम व्यास के जो असंख्य छिद्र होते हैं यानी पोर होते हैं, उन छिद्रों पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कभी कभी नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं इन पोर्स के द्वारा आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। ये छिद्र वॉल्व की तरह कार्य करते हैं और जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के कारण आयन और अणु लगातार जो मूवमेंट करते रहते हैं, बाउंस होते रहते हैं, वो इन पोर्स के द्वारा के सतह से टकराते हैं और इनमें से गुजर कर दूसरी ओर चले जाते हैं। इस प्रकार जो हाई कंसंट्रेशन है उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ लगातार ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, जिसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन यानी विसरण होता है। ये निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा होता है।
इस क्रिया की गति दोनों ओर उपस्थित पदार्थ की सांद्रता के अंतर के समानुपाती होती है। प्लाज्मा झिल्ली के दोनों ओर पदार्थ की सांद्रता समान होने पर किसी प्रकार का कोई विसरण नहीं पाया जाता। सन 1933 में कॉलेंडर और वॉलुंड ने प्रदर्शित किया कि प्लाज्मा झिल्ली के पार पदार्थों के जाने की जो दर है पदार्थों के वितरण गुणांक यानी पार्टीशन कोफिशिएंट पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की फैट सॉल्युबिलिटी और जल में विलेयता के अनुपात को उस पदार्थ का पार्टीशन कोफिशिएंट यानी वितरण गुणांक कहा जाता है। इस प्रकार कोई पदार्थ लिपिड में जितना अधिक घुलनशील होता है वह उतना ही अधिक सरलता से कोशिका में प्रवेश कर सकता है। यदि दो पदार्थों की लिपिड में विलेयता समान हो तो वे अणु कोशिका में शीघ्रता से प्रवेश करते हैं जिनका आकार छोटा होता है। अतः सॉल्यूट की कोशिकाओं में प्रवेश की दर उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी और मॉलिक्यूलर साइज पर निर्भर करती है। प्लाज्मा झिल्ली के पार आयंस की गति केवल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर ही निर्भर नहीं करती, उसके इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पर भी निर्भर करती है। प्लाज्मा झिल्ली के पार अणुओं के विसरण की अपेक्षा आयन का विसरण अधिक कठिन होता है। कोशिका द्रव में ऋणायनों की सांद्रता अधिक होती है जो नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं। ये देखा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली के पार सोडियम आयंस की अपेक्षा पोटेशियम आयंस की गति अधिक शीघ्रता से होती है और इनका जबकि परिमाण या इनका जो मात्रा है वो लगभग समान होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट या आयंस और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन झिल्ली के आर पर किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से हम उसके लिए आवश्यक ऊर्जा को रेस्पिरेशन के द्वारा ग्रहण करते हैं और इसे संभव बना पाते हैं। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी जब कोशिका में आवश्यकता होती है किसी भी मॉलिक्यूल और आयन की, तो उन्हें कोशिका के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ट्रांसपोर्टेशन किया जाना आवश्यक होता है, जिससे कि जो कोशिका है उसके कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके। थैंक यू।